जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद्यारंभ में आपका स्वागत करता हूं। और अपने बिहार पुलिस कांस्टेबल स्पेशल क्लास दोस्तों, जिसमें हम लोग पीवाईक्यू सीरीज कर रहे हैं। ये दोस्तों आपका जो क्लास चल रहा है वो आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल 19,838 जो पोस्ट आया दोस्तों, भर्ती आया, उसके लिए चल रहा है दोस्तों, जिसमें हम लोग पीवाईक्यू सीरीज को लेकर चल रहे हैं, ताकि जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं दोस्तों, उनमें समझ विकसित हो जाए कि जो बिहार पुलिस में एग्ज़ाम होता है उसमें जो प्रश्न आते हैं वो कैसे कैसे आते हैं और कौन कौन से टॉपिक से दोस्तों प्रश्न उठाता है। इसी बात को ध्यान में रखकर दोस्तों मैंने पीवाईक्यू सीरीज शुरू किया है, जिसमें हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री दोस्तों कंप्लीट कर चुके हैं। और दोस्तों हम लोग मेडाइवल में क्या किए हैं, प्रवेश किए हैं। इसका एक पार्ट हो चुका है दोस्तों, आज हमारा सेकंड पार्ट है दोस्तों। ये भी आज हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग मॉडर्न खत्म करेंगे। इस तरह से जितने भी आपके सब्जेक्ट है दोस्तों उसको क्या करेंगे, हम पढ़ाएंगे। अब सबसे बड़ी अच्छी बात है दोस्तों, इसमें जो हम आपको पीवाईक्यू करवा रहे हैं वो दोस्तों क्या है, आपका सब्जेक्ट वाइज है, मतलब कि कौन कौन सा टॉपिक है और टॉपिक भी दिया है दोस्तों, उस तरह से हम करवा रहे हैं। कौन कौन से एग्जाम में पूछा गया, कब कब पूछा गया, ये सारे दोस्तों तथ्यों के इसमें बताते हैं। जो भी उसमें फैक्ट होते दोस्तों उसको भी हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों ये क्लास ज़रूर कीजिएगा, और जो भी आपके साथी होंगे दोस्तों उनको भी ये क्लास करने के लिए दोस्तों बोलिएगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए दोस्तों ये बहुत ही लाभदायक होगा। और हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपको पर्याप्त मात्रा में जो भी मतलब कि मटेरियल दोस्तों मिल जाएंगे, जैसे बिहार स्पेशल का निचोड़ दोस्तों, हम उसमें आपको 8-9 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, वो देखिएगा तो आपसे जो 4-5 क्वेश्चन बिहार से आते हैं दोस्तों वो वहाँ से दोस्तों आपका कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। बाकी जो बच्चे का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जिनका सब सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ दोस्तों, वो घबराइए नहीं। आपको बोले हैं कि आपके पास 1 महीना का टाइम है, ये 1 महीना आप हमारे द्वारा दोस्तों कही गई बातों के अनुसार चलिए दोस्तों, आपका रिजल्ट पक्का होगा। आपको भरोसा नहीं होता है तो हमारे चैनल पर जो भी मटेरियल दोस्तों उपलब्ध है उसको देख कर देखिए। आज जो भी हम नए नए आपको वीडियो अपलोड करेंगे उसको भी देखिएगा दोस्तों। आपके अंदर दो आत्मविश्वास जो कमी है दोस्तों, आत्मविश्वास की, वो दोस्तों आत्मविश्वास आपका बढ़ जाएगा, जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों बिना समय के बाद भी हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। तो हमारा दोस्तों 181 तक हो चुका था, आज हम लोग करेंगे ये 182 से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शहंशाह ने बनवाया था। तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा दोस्तों बनवाने का काम किसने किया था, तो इनके बेटे थे कौन, हुमायूं के बेटे अकबर द्वारा बनाया गया दोस्तों। मतलब इनकी जो पत्नी थी हुमायूं की, मतलब अकबर की माँ थी हमीदा बानो बेगम, उनके कहने पर दोस्तों अकबर ने बनाया था, मतलब उनका सहयोग था दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है दोस्तों। कहाँ है, पहला क्वेश्चन रहेगा दिल्ली में है। किसने बनवाया दोस्तों, अकबर ने बनवाया, ये ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें मुगल शासक में दोस्तों, तो मुगल शासक में 2 ही ऐसे शासक हैं दोस्तों जिनका मकबरा हमारे भारत में नहीं है, बल्कि भारत से दोस्तों बाहर है, ये ध्यान दीजिएगा। एक आपके बाबर हो गया, दूसरे दोस्तों कौन होगा, जहांगीर हो गया दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा शहंशाह अकबर के काल में हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था दोस्तों। इनका निर्माण 1564 में प्रारंभ हुआ था। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर के अन्य महत्वपूर्ण योगदान, मतलब कि जो अकबर है दोस्तों, जो कला मतलब संगीत कला हो या स्थापत्य कला दोस्तों, उसमें इनका प्रमुख योगदान रहा है दोस्तों। कौन कौन से ये स्थापत्य कला का निर्माण करवाया, जैसे आगरा का लाल किला, एक दिल्ली में भी दोस्तों लाल किला है, या आगरा का लाल किला की बात कर रहे हैं हम लोग। फतेहपुर सीकरी जो अकबर की दोस्तों राजधानी थी में शीश महल बनवाए थे। दीवान ए खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा के बारे में बता दिए थे, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाए थे। जोधाबाई का महल, इबादत खाना दोस्तों, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला दोस्तों, ये सब क्या थे, अकबर द्वारा बनाए गए स्थापत्य कला है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं कि मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी। मुगल वंश की स्थापना बोला तो दोस्तों बोलिएगा कि 1526 में हुई थी। कब हुई थी, 1526 में। 1526 में क्या हुआ था, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। आपको बताया था कि पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का, और जो लोदी वंश उसका अंतिम शासक था दोस्तों, उसको पराजित करके क्या करता है बाबर, मुगल है आपका दिल्ली सल्तनत को समाप्त करता है, और दोस्तों भारत में एक नए वंश की स्थापना करे, इसका नाम क्या है, मुगल वंश, याद रखिएगा। तो 1526 याद 21 अप्रैल 1526 को फरगना के बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की सेना को पानीपत के मैदान में, अगर पूछेगा पानीपत का मैदान कहाँ है दोस्तों, तो हरियाणा में, पानीपत सोनीपत याद रखिएगा। इस युद्ध का पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को मारा गया दोस्तों। बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की, और मुगल वंश के संस्थापक बाबर का शासनकाल 1526 से लेकर 1530 तक रहा दोस्तों। मतलब ये 4 साल 5 साल शासन करते हैं दोस्तों। 1525 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका पूरा नाम दोस्तों जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर है, याद रखिए। जैसे अकबर का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है दोस्तों, इस तरह से जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर इनका नाम है। वहीं बात करते हैं अगला कि गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं नामा जो है दोस्तों लिखा था। हुमायूं नामा क्या है, तो ये हुमायूं का दोस्तों आत्मकथा, मतलब उनसे संबंधित जो भी बातें हैं हुमायूं कार्यकाल का, वो दोस्तों इसमें लिखी हैं।
तो ये गुलबदन बेगम कौन थी, तो ये हुमायूं की बहन थी और अकबर की बुआ हैं दोस्तों। तो ये अकबर के कहने पर दोस्तों क्या करती हैं, हुमायूंनामा दोस्तों लिखती हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो हुमायूंनामा मुगल साम्राज्य जो द्वितीय शासक थे बाबर के बाद दोस्तों कौन गद्दी पर बैठता है, तो हुमायूं बैठता है। कल आपको हम एक ट्रिक बताए थे भाजसा करके, बी जैसे भाजपा है उसी तरह से भाजसा याद रखिएगा, BHAJSA, मतलब बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, ए से शाहजहां, ए से औरंगजेब। इसमें कन्फ्यूज नहीं होएगा। औरंगजेब से पहले कौन है दोस्तों, अकबर है, याद रखिएगा। तो ये गुलबदन बेगम ने किससे कहने पर हुमायूं नामा लिखा था, तो अकबर के कहने पर। अगर बोले किस भाषा में लिखा था दोस्तों, तो फारसी भाषा में लिखा था। कौन, ये हुमायूं नामा, याद रखिएगा। जो उनके पुत्र अकबर, जो 1556 से लेकर 1605, सबसे लंबा कार्यकाल दोस्तों अकबर का रहता है मुगल वंश में। शासनकाल में उसके प्रेरणा स्वरूप हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने दोस्तों लिखा था। ये सारी बातों को याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, ये भी याद रखिएगा कि आपका मुगल वंश की बात करें तो मुगल वंश में दो ऐसे शासक हैं दोस्तों जिन्होंने अपनी आत्मकथा खुद लिखी है। एक बाबर होगा, एक कौन होगा, जहांगीर हो गया। कौन होगा, बाबर और जहांगीर, इनका नाम याद रखिएगा। औरंगजेब के बारे में बताया थे कि इनका मतलब 2 बार राज्याभिषेक हुआ, ये भी ध्यान दीजिएगा। आगे बात करते हैं कि अकबर ने 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था, मतलब कि अकबर का दोस्तों चित्तौड़ के साथ संघर्ष हमेशा चलता रहा है। जैसे आप ये महाराणा प्रताप के बीच जो युद्ध हुआ था, आप सुने होंगे हल्दी घाटी का युद्ध, जो 1575 में हुआ था दोस्तों। उससे पहले भी अकबर का जो दोस्तों था चित्तौड़ के साथ, मतलब कि हमेशा जो संबंध था दोस्तों वो थोड़ा सा अच्छा नहीं था। वो हमेशा उस पर आक्रमण करता था, उस पर क्या करने के लिए, अपना अधिकार करने के लिए। लेकिन वहाँ के जो भी शासक होते थे, राजा होते थे दोस्तों, ऐसा मतलब वो नहीं चाहते थे कि अकबर क्या करे, हम पर, हमारे ऊपर हुकूमत जमाए। तो जब ये 1562 में दोस्तों अकबर जब आक्रमण किया चित्तौड़ पर, उस समय कौन से शासक, तो उदयसिंह थे, याद रखिएगा। राणा सांगा दोस्तों ये बहुत ही पहले हैं, कब हैं, तो दोस्तों ये इनके दादा के समय के, किनके दादा के समय, अकबर के समय। जब 1526 में दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, बाबर जीतता है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, पानीपत के बाद आपका ये खानवा का युद्ध होता है, याद रखिएगा। पानीपत के बाद खानवा का युद्ध, फिर चंदेरी का युद्ध होता है दोस्तों, और फिर घाघरा का युद्ध होता है दोस्तों। ये 4 युद्ध लगातार दोस्तों 4 साल में बाबर लड़ता है। उसके लिए दोस्तों एक ट्रिक भी बनता है कि 26 में 26, 27, 28 और 29, मतलब कि इसमें ट्रिक बनता है, ये 15, 26, 27 याद रखिएगा। 26 में कहा था कि 26 में पानी पिया, 26 में पानी पिया मतलब पानीपत का युद्ध। 27 में खाना खाया, मतलब कि खानवा का युद्ध। 28 में चल दिया, मतलब चंदेड़ी का युद्ध। और 29 में घर गया, मतलब घाघरा का युद्ध। तो इस तरह से क्या है, बाबर का 4 युद्ध दोस्तों। ये जो आपका जो खानवा का युद्ध होता है दोस्तों, ये राणा सांगा के बीच में ही होता है, याद रखिएगा। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में दोस्तों ये हल्दी घाटी का युद्ध होता है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। लेकिन हमारा ये आंसर कौन होगा, उदयसिंह होंगे दोस्तों। आगे आते हैं हम लोग। आगे हमारा है कि मुगल शासक अकबर जो 1555 से लेकर 1605 तक शासन किया था, अपने शासनकाल में मेवाड़ के शासक उदय सिंह द्वारा अकबर की अधीनता न स्वीकार करने के कारण 1567 में दोस्तों क्या उसने चित्तौड़ के किले पर आक्रमण कर दिया था। उदय सिंह ने अपने वीर सैनिक जयमल और फत्ता के नेतृत्व में युद्ध किया और अंत में पराजित हुआ। जयमल और फत्ता वीरगति को प्राप्त हुए। बाद में अकबर ने आगरा के किले में दरवाजे पर जयमल और फत्ता की वीरता की स्मृति उनकी प्रस्तर मूर्तियां दोस्तों स्थापित की। प्रस्तर मूर्तियां मतलब कि जो पत्थर की मूर्तियां दोस्तों वो बनाई, ये ध्यान दीजिएगा। आगे बात करते हैं कि शेरशाह का मकबरा। शेरशाह के बारे में कल बताए थे हम कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है दोस्तों, तो रोहतास जिला हमारा जो बिहार का है वहाँ पर एक दोस्तों क्षेत्र है सासाराम दोस्तों, वहाँ पर क्या शेरशाह का मकबरा है दोस्तों। अब ये शेरशाह कौन है, तो दोस्तों जब हमारे भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी, तो बाबर के मरने के बाद दोस्तों 1530 से लेकर के 1540 तक जो भारत में शासन करते हैं वो कौन करते हैं, तो इनके बेटे बाबर के, हुमायूं दोस्तों। लेकिन ये शेरशाह क्या करते हैं, हुमायूं को 1539 में आपका चौसा का युद्ध और 1540 में दोस्तों कन्नौज के युद्ध में पराजित करके उन्होंने क्या करते हैं, भारत से दोस्तों खदेड़ देते हैं। और बाकी 1540 से लेकर 1555 तक हम अगर बात करें तो भारत पर दोस्तों किनका शासन रहता है, दिल्ली पर, जो दिल्ली आपका है, दिल्ली पर किनका अधिकार रहता है दोस्तों, दिल्ली पर हुकूमत जमाए रहते हैं कौन, आपका शेरशाह सूरी, जो सूर्यवंश के दोस्तों शासक रहते हैं। लेकिन शेरशाह के मरने के बाद दोस्तों जो सूर्यवंश दोस्तों कमजोर पड़ जाता है और पुनः क्या होता है, हुमायूं दोस्तों भारत पर आक्रमण करता है और 1555 में क्या करता है, सूर्यवंश को खत्म करके फिर से दोस्तों पुनः भारत में मुगलों की दोस्तों स्थापना कर देता है। और 1556 में आपको पता है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है हेमू और अकबर के बीच में। तो शेरशाह का मकबरा कहाँ है दोस्तों, ये सासाराम में है दोस्तों। वही बात है कि शेरशाह सूरी या शेर खान दोस्तों इनकी उपाधि थी, भारत में सूर्यवंश का संस्थापक था। उनका मूल नाम फरीद था दोस्तों। कालिंजर के किले में कालिंजर को किले को विजिट करने के लिए दोस्तों ये परिणाम स्वरूप 1545 में क्या होता है, बारूद के विस्फोट से इनकी मृत्यु हो जाती है। क्या होता है दोस्तों कि जो गोला बारूद जो फेंकने वाला यंत्र होता है, जो गोला को फेंकते हैं दोस्तों, तो क्या होता है, दीवार पर टकरा करके वापस क्या होता है, गोला इन्हीं के पास आ जाता है, जिससे ब्लास्ट होने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों।
इनका मकबरा सासाराम बिहार में है, जो शेर शाह के मकबरे के नाम से जाना जाता है, जो शेर शाह सूरी के अपने जीवन काल में दोस्तों निर्मित करवाया था। आगे आते हैं हुमायूं हमीदा बानो बेगम किसकी माँ है, तो दोस्तों ये हुमायूं की पत्नी है और अकबर की दोस्तों माँ है। याद रखिएगा, हुमायूं की पत्नी और अकबर की माँ यही क्या की थी, हुमायूं का मकबरा दोस्तों बनवाई थी। तो हमीदा बानो बेगम अकबर की माँ है और हुमायूं की पत्नी है, जो 15 अक्टूबर 1542 में दोस्तों अकबर को जन्म देती है। वह 1556 में पंजाब के कालानौर में अकबर का राज तिलक बैरम खां के संरक्षण में प्राप्त संपन्न होता है। जब ये दोस्तों इसका क्या होता है दोस्तों, आपका राजगद्दी प्राप्त करता है अकबर, तो उस समय दोस्तों मात्र 14 साल का होता है। देखिए 1542 में जन्म हुआ, 1556 में क्या हुआ दोस्तों, गद्दी पर बैठ गया। तो इसका दोस्तों एक रहता है संरक्षक, जिसका नाम है बैरम खां। कौन है, बैरम खां दोस्तों, यही इसका देख रेख करता है दोस्तों। आगे बात करते हैं किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त कराया था, तो दोस्तों ये थे मुअज्जम। जब 1707 में क्या होता है, औरंगजेब की दोस्तों मृत्यु होती है, औरंगजेब की मृत्यु होती है। तो मृत्यु के बाद दोस्तों क्या होता है, मुगलों का दोस्तों पतन होना शुरू हो जाता है। पतन क्यों होता है, क्योंकि औरंगजेब के बाद दोस्तों छः आपके बताएं भाज था, उसके बाद दोस्तों ऐसा कोई भी मुगल शासक नहीं रहता है कि जो क्या करे, उतने बड़े साम्राज्य को दोस्तों सुसंगठित कर सके और ठीक तरीके से चला सके दोस्तों। ये जो मुअज्जम है दोस्तों, क्या इसी को हम लोग बहादुर शाह प्रथम के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, बहादुर शाह आपको मुगल वंश में दो मिलेंगे, एक मुअज्जम जिसको बहादुर शाह प्रथम कहते हैं, और 1855 की क्रांति के समय जो बहादुर शाह जफर है उनको हम लोग बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं दोस्तों। तो ये जब ये शाहू जो था औरंगजेब के समय क्या किया था, औरंगजेब इसको कैद कर लिया था, लेकिन जब मुअज्जम बनता है दोस्तों शासक, तो क्या करता है, शाहू को दोस्तों मुक्त कर देता है। ये ध्यान दीजिएगा। तो मुगल शासक मुअज्जम शाहू को कैद से मुक्त किया बहादुर शाह प्रथम, जो पूर्व नाम मुअज्जम, और उनका शाह ए बेखबर, शाह ए बेखबर मतलब बेखबर इसलिए कहते थे इनको कोई लेना देना दोस्तों नहीं था राजपाट से। 1707 से 1712 तक शासन किया। इसका उत्तराधिकारी दोस्तों जहांदर शाह, जिसको हम लोग लंपट मुर के नाम से जानते हैं दोस्तों। मुगलों और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी, मुगलों और मेवाड़ के बीच संधि दोस्तों आपका मेवाड़ वही चित्तौड़ की बात कर रहे हैं, 1615 में हुई थी। 1615 में कौन थे हमारे मुगल वंश के शासक दोस्तों, तो ये आपके जहांगीर थे। कौन थे, याद रखिएगा, जहांगीर, जहांगीर थे दोस्तों। ये छौवा का कार्यकाल भी दोस्तों याद रखिएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जहांगीर बादशाह बनने के बाद 1605 में आसफ खां, परवेज मानसिंह और अब्दुल खां के आदि को एक एक करके मेवाड़ अभियान पर भेजा, लेकिन सफलता न मिलने के कारण दोस्तों वापस चला आया। 1613 में स्वयं जहांगीर मेवाड़ जाकर के कई माह तक घेर डाला, किंतु सफलता न मिलने के कारण खुर्रम, खुर्रम दोस्तों ये शाहजहां है, उसका नाम है खुर्रम को मेवाड़ अभियान के लिए सेनापति बनाकर वापस लौट आया। खुर्रम ने मेवाड़ के शासक राणा अमर सिंह को दोस्तों संधि करने के लिए बाध्य कर दिया। 1615 में दोस्तों जो राणा अमर सिंह थे जहांगीर के साथ क्या करते हैं, उसकी अधीनता स्वीकार करके दोस्तों संधि करते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है आपके लिए। कोई पॉइंट अगर समझने में दिक्कत आ रही हो या आपको लग रहा है कि सर फास्ट बोल रहे हैं, तो यूट्यूब में दोस्तों एक आपके लिए ये भी दिया रहता है कि आप स्पीड को दोस्तों कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये सुविधा दोस्तों दिया रहता है। अगर मान लीजिए कि वीडियो लंबा हो जाता है या स्पीड हो जाता है तो स्पीड को थोड़ा कम भी कर सकते हैं, वो भी आपको सुविधा यहाँ यूट्यूब में दोस्तों दिया हुआ है। उसका लाभ उठाइए आप लोग, क्योंकि हमको तेजी से दोस्तों अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, ताकि आपको समझ भी आए और आपका काम भी दोस्तों बन जाए। ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था, ताजमहल का निर्माण दोस्तों शाहजहां ने करवाया था। अगर आपसे पूछ दे कि चित्रकला में सबसे ज़्यादा विकास किसके समय में हुआ, तो जहांगीर के समय। और स्थापत्य कला में बोलेगा तो दोस्तों इसका शाहजहां का नाम आएगा, याद रखिएगा। तो ये दोस्तों आपका ताजमहल का जो पत्थर आया था दोस्तों कहाँ से आया था, मकराना, जो मकरान है वो दोस्तों निश्चिंत प्रांत में पड़ता है दोस्तों, वहाँ से आया था। ताजमहल मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी तीसरी जो बेगम है पत्नी है मुमताज महल की याद में बनवाया था। ताजमहल को सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया। यह संगमरमर राजस्थान के मकरान खान से लाया गया था। ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद अहमद मंसूरी थे, लाहौरी थे। याद रखिए, कभी पूछ देता है कि ताजमहल के वास्तुकार कौन थे, तो उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल को वर्ष 1983 में दोस्तों यूनेस्को में क्या किया गया था, शामिल किया गया था। मतलब कि जो विश्व विरासत में दोस्तों इसको शामिल किया गया था 1983 में। याद कैसे रखिएगा, तो जब हमारा इंडिया वर्ल्ड कप जीता था उसी समय ताजमहल को दोस्तों यूनेस्को में शामिल कर लिया था। तो सुलह ए कुल की नीति दोस्तों किसने अपनाई थी, सुलह ए कुल की नीति दोस्तों अकबर ने अपनाई थी। याद रखिएगा, दीन ए इलाही, इबादत खाना, सुलह ए कुल, ये सब दोस्तों अकबर का मतलब नीति था दोस्तों। तो अकबर ने सभी धर्मों से अच्छी बातें लेकर ग्रहण करके करने का मार्ग चुना था, इसे ही सुलह ए कुल कहते हैं। मतलब कि ये दोस्तों अकबर जब सुल्तान बना था, मुगल गद्दी पर बैठा था, तो इसका ये उद्देश्य नहीं था कि जो हम इस्लाम है तो सिर्फ इस्लाम धर्म को क्या करेंगे, हम आगे बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये ऐसा नहीं था। ये धार्मिक सहिष्णुता की नीति उसको अपनाया था। धार्मिक सहिष्णुता मतलब कि जितने भी धर्म हैं भारत में दोस्तों, सभी को दोस्तों एक रूप से दोस्तों समान रूप से देखने का काम करता था। तो इसीलिए दोस्तों इसने क्या किया था, एक नया धर्म बनाया था सभी धर्मों से अच्छी अच्छी बातों लेकर के। कब, 1582 में, जिसका नाम है दीन ए इलाही। दीन ए इलाही जो अकबर का निजी धर्म है, इसकी चर्चा हम कल किए थे। आगे बात करते हैं कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था, तो यहाँ पर सबसे पहले याद रखिएगा पानीपत में 3 युद्ध हुए हैं दोस्तों। एक प्रथम जिसमें क्या होता, मुगलों की स्थापना हुई थी,
दूसरा कब 1526 में, दूसरा आपका 1556 में होता है, जिसमें क्या करता है अकबर हेमू को दोस्तों हराता है, ये 1556 में होता है 30 साल बाद। और उसके बाद दोस्तों आपका 1561 में होता है यह तीसरा, 1561 में क्या होता है तीसरा पानीपत का होता है, किसके बीच में, तो मराठा दोस्तों और अफगान के बीच में होता है। किसके बीच में होता है, मराठा और अफगान। अफगान कौन, तो वही दोस्तों अहमद शाह अब्दाली रहते हैं। कौन रहते हैं, अहमद शाह अब्दाली, ये ध्यान दीजिएगा। तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में बात हम लोग कर चुके थे, जहाँ पर क्या होता है दिल्ली सल्तनत की समाप्ति होती है और भारत में एक नए वंश की स्थापना होती है, कौन, मुगल वंश। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर और 1556 को हेमू और अकबर के बीच में होता है, जिसमें अकबर दोस्तों विजय होता है, हेमू दोस्तों मारा जाता है। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1763 को अफगान और किसके बीच में होता है दोस्तों, इसमें मराठा के बीच होता है। इसमें क्या होते हैं, मराठे दोस्तों पराजित हो जाते हैं और अफगान की दोस्तों जीत होती है। पानीपत के तीनों युद्ध में जो सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आती है वो यह है कि विवाद या युद्ध का कारण पानीपत शहर कभी नहीं रहा। पानीपत हमेशा दिल्ली का प्रवेश द्वार था। मतलब कि पानीपत जो यहाँ पर लड़ाई हो रहा है वो दोस्तों एक मैदान है, लेकिन उसके लिए लड़ाई नहीं हो रहा है। लड़ाई दोस्तों अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए, कोई लूटपाट करने के लिए लड़ाई दोस्तों कर रहा है। निम्नलिखित में किस मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उन मुल्क की उपाधि दी थी। ये उपाधि दोस्तों किसको मिली, शहादत खां का। जैसा कि बताएं कि 1507 में क्या होता है, औरंगजेब की जब मृत्यु होती है तो इसकी मृत्यु के बाद दोस्तों भारत में दोस्तों बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। जो भी मतलब कि मुगलों के दोस्तों प्रांत रहते हैं, मुगलों क्या रहते हैं, प्रांत रहते हैं, जिसमें मुगलों का अधिकार है, जहाँ से मुगलों को टैक्स मिल रहा है। जब ये देखता है मतलब कि जहाँ से जो लोग मतलब कि टैक्स मुगलों के यहाँ समय समय पर भेज रहे हैं, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उसको देखते हैं कि क्या है, मुगल वंश कमजोर पड़ रहा है दोस्तों। धीरे धीरे क्या होता है, वो स्वतंत्र रूप से अपना वहाँ शासन करना शुरू करते हैं दोस्तों। तो उसी में क्या मुगल बादशाह द्वारा बुरहान और मुल्क की दोस्तों उपाधि दी गई थी, किसको, शहादत खां की दोस्तों, किसको, शहादत खां। ये ध्यान दीजिएगा, जो कौन था दोस्तों, तो अवध की स्थापना किया था कौन, शहादत खां दोस्तों, ये भी ध्यान दीजिएगा। नादिर शाह जो ईरान का दोस्तों आक्रमणकारी था, यही जो है अहमद शाह अब्दाली जो क्या तीसरा पानीपत का युद्ध लड़ता है दोस्तों, याद रखिए। सफदर जंग में जो क्या है दोस्तों आपका ये अवध का ही शासक था दोस्तों। तो सादत अली खां जो बुरहानुल मुल्क की उपाधि से दोस्तों मोहम्मद शाह ने दिया था। कौन दिया था, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला दोस्तों आता है, रंगीला शासक, याद रखिएगा। वह अवध के स्वायत्त साम्राज्य का संस्थापक है, जो 1722 में क्या करता है, मुगलों से स्वतंत्र घोषित करता है, किसको, तो अवध को दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। आगे आते हैं, हैदराबाद की स्थापना की थी चिंकिलिज खां ने किया था दोस्तों। फिर बंगाल मुर्शिद कुली खां, अवध दोस्तों शहादत खां, इसने किया था, ये संस्थापक है कुछ, याद रखिएगा। आगे आते हैं कि मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था, जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्र कला का एक पृथक विभाग दोस्तों क्या किया था, पृथक विभाग बनाने का काम किया था। यही क्वेश्चन है क्या, हाँ क्या है, वही पूछा है कि विभाग बनाया था। तो कौन चित्रकार थे, तो अब्दुल समद, याद रखिए कौन थे दोस्तों, अब्दुल समद। अब्दुल समद वो कौन थे, मुगल शासक थे दोस्तों। इसके समय में अकबर ने क्या किया था, अलग से एक दोस्तों चित्रशाला दोस्तों बनाने का काम किया था। यहाँ पर देखिए, मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार अब्दुल समद के नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया था। आइन अकबरी में मीर सैयद अली और अब्दुल समद के अलावा 15 प्रसिद्ध चित्रकारों का नाम प्रसिद्ध है, जिसमें कम से कम 13 हिंदू चित्रकार थे। अकबर कालीन प्रमुख चित्रकार में दसवंत, बासवन्ना, मुकुंद, सावल दास और अब्दुल समद। इसमें आपको दो तीन आपको नाम याद रखना, ये दसवंत, बासवन्ना और जो बसावन है दोस्तों आपका, जो अब्दुल समद है इसका नाम याद रखना है। तो जो बसावन है दोस्तों अकबर के समय का सर्वोच्च चित्रकार था, क्योंकि वह चित्रकला के सभी क्षेत्रों में रेखांकन, रंगों का प्रयोग, छवि चित्रकारी तथा भूदृश्य के चित्रण से पारंगत था। बसावन जो है कि सर्वोत्कृष्ट कृति है एक कृष्णकाय घोड़ा के साथ मजनू का निर्जन क्षेत्र में भटकता हुआ चित्र दोस्तों, ये ध्यान देने वाली बात है। या क्या होता है कि जब आपसे प्रश्न करेगा तो आपसे पूछ देगा कि निम्नलिखित में कौन जो है कि शासक के समय चित्रकार थे। इस तरह से आपको और छाटने का दोस्तों दे देता है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। आगे आते हैं हम लोग कि किस काल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया गया था। अब आपको नहीं पता है, लेकिन अगर आप जलाली का नाम सुन गए, जलाली सिक्का, तो जलाली किसे कहते हैं हम लोग, तो जलाली दोस्तों हम लोग अकबर को कहते थे, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो जलाली सिक्के चालू करने का काम किसने किया था दोस्तों, अकबर ने किया था, याद रखिएगा। इसके नाम पे ही दोस्तों अपने नाम के द्वारा ही चलाया था सिक्का। इसका पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इस तरह से जलाली सिक्का जो चलाया था किसका, तो चांदी का दोस्तों। मोहम्मद अकबर के शासनकाल में प्रचलित चौकोर चांदी के सिक्के को जलाली कहा जाता है। अकबर ने 1556 से 1605, ये हम बात कर चुके हैं। वह हुमायूं का उत्तराधिकारी था, ये भी जानते हैं आप लोग। उसके काल में टकसालों को सोने चांदी के सिक्कों में विभाजित किया दोस्तों गया था। आगे आते हैं कि जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने नादिर उल उम्र के खिताब से नवाजा गया था। जहांगीर के शासनकाल में दोस्तों उस्ताद मंसूर को, उस्ताद मंसूर को, जितना भी देख रहे हैं ये चारों दोस्तों क्या है, तो जहांगीर के दरबार के चित्रकार थे दोस्तों। लेकिन इनमें से जहांगीर ने क्या किया था, इसको जो उस्ताद मंसूर है दोस्तों, इससे प्रभावित होकर के नादिर उल
उम्र का इसको उपाधि दिया था दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। यही क्या होता है, जहांगीर का जो चित्रकार है उसको और अकबर के चित्रकार को आपको मिला देगा और पूछ देगा दोस्तों प्रश्न, याद रखिएगा। तो जहांगीर के समय मुगल सम्राट जहांगीर ने सर्वाधिक ध्यान दिया था चित्रकला में, याद रखिएगा। स्थापत्य कला में शाहजहां, चित्रकारी में आपका ये कौन, जहांगीर। इसे कार्यकाल में चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां, ये आपके शाहजहां के कार्यकाल को। उसके दरबार में अब्दुल हसन, उस्ताद मंसूर फारूक बेग तथा विशन दास नामक चित्रकार थे। अबुल हसन को नादिर उल उजमा और मंसूर को दोस्तों नादिर उल उसरिया उम्र का दोस्तों क्या दिया जाता है, अबुल हसन को क्या दिया था, नादिर उल उजमा, ये दोनों याद रखिएगा। आगे आते हैं कि मनसबदारी। तो मनसबदारी प्रथा क्या है दोस्तों, तो मनसबदारी प्रथा सेना को संगठित करने का दोस्तों काम करने का ये दोस्तों प्रणाली था, जिसने किसने शुरू किया था दोस्तों, अकबर ने शुरू किया था। ये दोस्तों चंगेज खान से प्रभावित होकर दोस्तों ये काम करना अकबर ने शुरू किया था अपनी सेना को सुसंगठित करने के लिए। तो अकबर ने दोस्तों ये प्रवर्तन किया था दोस्तों। तो मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन अकबर द्वारा किया गया था। अकबर का जन्म हम लोग समझ चुके हैं कि 1542 में हुआ था। उनकी माँ का नाम हमीदा बानो बेगम था दोस्तों। अमरकोट जो राजा वीरसाल के महल में जब ये जो शेर शाह दोस्तों जब इसको खदेड़ देते हैं 1540 में, बाहर निकाल देते हैं दोस्तों, तो उसके बाद दोस्तों इनका अमरकोट में दोस्तों क्या होता है, इनका जन्म होता है कि इनका अकबर का दोस्तों। राज्याभिषेक इनका हम लोग देख लिए दोस्तों, पंजाब के कलानौर में हुआ था दोस्तों। दीन इलाही धर्म चलाए थे 1582 में। इस धर्म का स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू बोलेगा तो कौन था दोस्तों, प्रथम और अंतिम बोलेगा दोस्तों बीरबल थे। कौन थे, बीरबल, जो उनके नवरत्न में से दोस्तों एक थे। देखिए अकबर जो शासक बना था उसके बाद कौन कौन से अच्छे अच्छे काम किया था देखिए दोस्तों। दास प्रथा का दोस्तों अंत कर दिया था 1562 में। तीर्थ यात्रा कर जो लगता था उसको समाप्त किया था 1563 में। जजिया कर जो गैर मुसलमान से मतलब हिंदू से लिया जाता था दोस्तों उसको समाप्त कर दिया था 1564 में। इबादत खाना दोस्तों शुरू किया था ये 1575 में स्थापित किया था। मजहर की घोषणा दोस्तों किया था 1579 में। दीन ए इलाही जो इसका निजी धर्म था वो 1582 में। और इलाही संवत उसको चलाया था अपना 1583 में, एक साल बाद। ये भी ध्यान देने वाली बात है, तो ये सब पॉइंट को याद रखिएगा। दास प्रथा कब खत्म किया, तीर्थ यात्रा कब खत्म किया, जजिया कब खत्म किया, इस तरह से प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं दोस्तों। आगे आते हैं कि मुगल में सर्वाधिक मनसबदार दोस्तों किसके शासनकाल में था, तो सबसे ज़्यादा दोस्तों औरंगजेब के समय में था। औरंगजेब के समय में सबसे ज़्यादा मनसबदार दोस्तों आपको देखने के लिए मिलते हैं, ये प्रश्न याद रखिएगा। औरंगजेब जो क्या था, जो सबसे मतलब मुगलों का जो अंतिम मजबूत शासक बोलेंगे तो औरंगजेब था दोस्तों। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार औरंगजेब के काल में थे। मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों को नियुक्त करने वाला मुगल शासक था। इसके ये प्रश्न कभी कभी पूछ जाता है कि किस मुगल शासक के समय सबसे ज़्यादा हिंदू अधिकारी थे, तो औरंगजेब याद रखिएगा। कट्टर मुसलमान था लेकिन हिंदुओं की संख्या दोस्तों इसके समय ज़्यादा थी। इसका जन्म 24 अक्टूबर 1656 को दोस्तों दाहोद नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब के बचपन अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता था। 18 मई 1637 को फारस के राजघराने की जो दिलरास बानो बेगम के साथ दोस्तों इसका निकाह हुआ था। औरंगजेब मुगल काल का एकमात्र शासक है जिसने अपना 2 बार राज्याभिषेक किया था। यहाँ पर दोस्तों कुछ यहाँ पर गलत दिया है, यहाँ पर क्या दिया है गलत आपको, ये जो देख रहे हैं 1656 में इसका जन्म नहीं हुआ था, इससे पहले हुआ था इसका जन्म 1656 में दोस्तों। इस समय तो ये अपना उत्तराधिकारी का युद्ध लड़ रहा था। उत्तराधिकारी का दोस्तों क्या लड़ रहा था, तो यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, ये गलत दिया है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कि पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन मुगल बादशाह मराठों के संरक्षण में आ गया था। तो पानीपत का तृतीय युद्ध के बारे में बात कर चुके हैं। उसमें मुगल शासक तो शाह आलम द्वितीय थे। कौन थे, शाह आलम द्वितीय, जो बक्सर का युद्ध लड़ते हैं दोस्तों अंग्रेजों के विरुद्ध दोस्तों, याद रखिएगा। तो किसके मराठों के संरक्षण में आ गया तो शाह आलम द्वितीय। कौन है, शाह आलम द्वितीय। तो पानीपत का तृतीय युद्ध में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय मराठों के संरक्षण में आ गए थे। पानीपत का तीसरा युद्ध हम लोग बात कर चुके हैं, मराठा सदाशिवराव भाव और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है, मतलब मराठा और अफगानों के बीच में होता है। 14 फरवरी 1561 को ये मैदान पानीपत में होता है दोस्तों। वर्तमान में जो हरियाणा में यह युद्ध मराठा पेशवा के बालाजी बाजीराव रहते हैं। इसमें क्या होता है, मराठों की दोस्तों हार होती है और हार से क्या होते हैं, इनको सदमा लगता है, जिसके कारण क्या होते हैं, बालाजी बाजीराव की दोस्तों मृत्यु हो जाती है, याद रखिएगा। चगताई तुर्क भारत में किस नाम से जाना जाता है, चगताई तुर्क भारत में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, इसको हम लोग मुगल के नाम से जानते हैं। तो मतलब कि जो चगताई के मतलब इनका जो बोलते हैं पूर्वज बोलते हैं वो दोस्तों ये इनसे भी संबंधित है। इनके पूर्वज चगताई हो गए, चंगेज खां हो गए, दोनों से क्या थे दोस्तों, संबंधित थे, याद रखिएगा। तो चगताई वंश के चंगेज खां के द्वितीय पुत्र चगताई के नाम से पर 13वीं व 14वीं शताब्दी के मध्य एशिया के मंगोल शासक का एक वंश था। चगताई तुर्क शासक भारत में मुगल नाम से जाना जाता है, जिसकी शुरुआत बाबर ने की थी। बाबर ने अपने पिता की ओर पर तैमूर, अपने माता की ओर पर चंगेज खां के वंशज से। चंगेज खां का संबंध क्या था दोस्तों, चगताई तुर्क से था।
इस प्रकार जो बाबर चगताई तुर्क का था जिसने भारत में मुगल वंश की दोस्तों क्या करी, नींव डाली थी 1526 में, ये ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे। तो मिर्जा गालिब दोस्तों बहादुर शाह द्वितीय के समय जब 1855 की क्रांति हुई थी दोस्तों, तो ये प्रत्यक्षदर्शी थे। कौन, मिर्जा गालिब, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ देगा कि कौन कवि 1855 के प्रत्यक्षदर्शी हैं, तो मिर्जा गालिब थे। ये बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर के शासन काल में दोस्तों समय में थे दोस्तों, याद रखिएगा। यही बहादुर शाह जफर क्या थे, अंतिम मुगल सम्राट थे। 1855 की क्रांति इन्हीं के नेतृत्व में दोस्तों हुई थी, लेकिन दोस्तों ये सफल नहीं हो पाता है। मिर्जा असदुल्ला वेग खान जो गालिब के नाम जाने जाते हैं। गालिब उर्दू और फारसी भाषा के महान शायर थे। इनका उर्दू भाषा में सर्वकालीन महान शायर माना जाता है। गालिब मुगल काल के आखिरी शासक जो बहादुर शाह द्वितीय थे दोस्तों, उनके दरबारी कवि थे दोस्तों। आगे आते हैं, असम चट्टगांव जैसे पूर्वोत्तर भाग पर विजय प्राप्त करने वाले मुगल सेनापति कौन थे दोस्तों। दोस्तों ये मीर जुमला थे। कौन थे, मीर जुमला, जो औरंगजेब के सेनापति थे। किसके सेनापति थे, तो औरंगजेब के दोस्तों सेनापति थे। ये हो गया मीर जुमला, हो गया आपका ये राजा जयसिंह भी क्या है दोस्तों, तो औरंगजेब के सेनापति है, जो क्या करते हैं, ये आपके शिवाजी को पराजित करने वाले यही थे दोस्तों। इन्हीं के समय में पुरंदर की संधि 1665 में होती है दोस्तों। ये शाइस्ता का औरंगजेब के दोस्तों मामा थे। इसको जो क्या होते हैं, शिवाजी से पराजित होकर दोस्तों भाग निकलते हैं। तो असम चट्टगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाले मुगल सेनापति मीर जुमला था। मीर जुमला औरंगजेब का सेनापति था। औरंगजेब ने 16 फाट में मीर जुमला को बंगाल के सूबेदार नियुक्त किया था। उस समय असम पूर्वी क्षेत्र पर आदि पर नियंत्रण स्थापित करने में दोस्तों इसको आदेश मिला था। आगे बात करते हैं, जयपुर शहर का संस्थापक कौन था। जयपुर शहर का दोस्तों संस्थापक राजा सवाई जयसिंह था। कौन था, राजा सवाई जयसिंह, याद रखिएगा, ये ध्यान दीजिएगा। जयपुर शहर की स्थापना 1527 में आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने किया था। 1699 में औरंगजेब ने जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि दी थी। जयपुर अपनी समृद्ध भवन निर्माण परंपरा, सरस संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर 3 ओर से अरावली पर्वत बोलेगा कहाँ है, तो जो इसका ज़्यादातर भाग आपको राजस्थान में है। इसी के सबसे ऊँची चोटी क्या है आपका, माउंट आबू दोस्तों। तो जयपुर गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। इसका सबसे पहले स्टैनली रीड ने पिंक सिटी बोला था। जो जयपुर को बोल रहे हैं हम लोग गुलाबी शहर, तो कौन बोला सबसे पहले, तो स्टैनली रीड ने दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं, कुछ यात्री दिए हैं, कुछ शासक दिए हैं। पूछ रहा है आपसे कि किसके समय में आया था, सही पूछ रहा है आपसे। तो अकबर के समय में ये कैप्टन हॉकिंस आया था, नहीं ये दोस्तों, और ये आपके जहांगीर के समय में दोस्तों आया था परमिशन मांगने के लिए। किसके लिए, वो कारखाना स्थापित करने के लिए। जहांगीर के समय ये आया था, नहीं जहांगीर के समय नहीं आया था। अब्दुल रज़ाक, ये दोस्तों किसके समय आया था, तो ये विजयनगर साम्राज्य में जो देवराय द्वितीय थे दोस्तों, उसके समय में आया था। ये शाहजहाँ के समय में टॉमस रो, नहीं दोस्तों, ये भी जहांगीर के समय में आया था। औरंगजेब के समय मानूची, हाँ ये बिल्कुल सही है, जो ये मानूची है दोस्तों, ये औरंगजेब के समय में ही दोस्तों आया था। याद रखिएगा ये सब बातें। ये दोस्तों तभी आपको क्लियर होता है जब आप बेसिक कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, अगर आप बिहार पुलिस का एग्जाम देने का दोस्तों एक बार जरूर बेसिक से पढ़िएगा। हमारे यूट्यूब चैनल पर सारे वीडियो दोस्तों अपलोड हैं, धीरे धीरे हम सारे वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं आपको। वहाँ से देख करके आप अपना पूरा बेसिक कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी आपको बुक पढ़ना है, स्पीडी पढ़ना है, जैसे स्पीडी हम पढ़ा रहे हैं, स्पीडी पढ़ना, लूफेंट पढ़ना, ये सब लूफेंट दोस्तों तभी आपको समझ आता है तब आप जब आपका बेसिक दोस्तों क्लियर होता है, जब आपको आप क्या क्या कंसेप्ट क्लियर किया हर एक चैप्टर का। क्योंकि लूफेंट में दोस्तों बहुत सारे चीज़ दिए हुए हैं, जिसको समझ पाना बहुत सारे स्टूडेंट के लिए दोस्तों उसके बस की बात नहीं होती, बस उसको रट जाते हैं, कुछ समय बाद उसको भूल जाते हैं। निकोलाओ मानुची एक इतालवी यात्री था। वह औरंगजेब के शासनकाल में 1654 में दोस्तों आया था, भारत आया था। मुगल बादशाह तब उनसे संबंधित कुछ यहाँ पर यात्री दिए हैं, जैसे अकबर के समय में रॉल्फ फिंच आया था दोस्तों, जहांगीर के समय कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो आया था, शाहजहाँ के समय में पीटर मूडी और फ्रांसिस बर्नियर आया था। औरंगजेब के समय में निकोलो मानुची के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। मुगल काल का पतन शुरू होता है। तो मुगल काल का पतन दोस्तों औरंगजेब के मृत्यु के बाद शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ये आपका आधुनिक काल से दोस्तों हम कह सकते हैं कि आधुनिक काल से क्या होता है, मुगलों का पतन शुरू हो जाता है दोस्तों। तो वही बातें दी गई है कि मुगलों का जो स्थापना बाबर ने किया था पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। सबसे ज़्यादा मुगलों को सुसंगठित करने का अकबर ने किया था, तो इसलिए हम लोग अकबर को वास्तविक संस्थापक ही बोलते हैं। 1705 में औरंगजेब की मृत्यु के समय क्या होता है, इसके बाद मुगलों का दोस्तों पतन आरंभ हो जाता है, जैसा कि आपको हम बताएं। इसके कारण क्या होते हैं, तो अयोग्य उत्तराधिकारी, क्योंकि इसके बाद कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं बनते हैं। जो जागीरदारी प्रथा थी दोस्तों वो हो गया आपका आंतरिक कलह और एवं षड्यंत्र दोस्तों, उत्तराधिकारी नियमों का दोस्तों अभाव, कोई नियम कानून नहीं था दोस्तों, कौन शासक बनेगा कौन राजा बनेगा, ये सब। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता ने नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली थे, ये दोस्तों चूड़ामल। जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो जाटों की स्थिति मजबूत हो जाती है दोस्तों। ये आपका उत्तरी भारत में जाटों का शासन चल रहा था, तो चूड़ामल जो दोस्तों वहाँ के शासक थे वो क्या किए थे, जाटों को शक्तिशाली रूप प्रदान किया था दोस्तों। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद चूड़ामल जाट नेता काफ़ी शक्तिशाली हुए। भरतपुर के जाट राजवंश ने ताल्लुक रखने वाले
राजा चूरामल ने सिनी के राजा थे और जाट साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक थे। वह भज्जा सिंह के पुत्र और राजा राम के दोस्तों छोटे भाई थे। इन्होंने एक मजबूत किले का निर्माण करवाया था, जो आज भी जाटोल थून गांव, जो जहाँ राजस्थान में जो दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा भरतपुर में, वहीं परकोटे के अंदर ठाकुर चूरामल सिंह की समाधि दोस्तों आपको देखने के लिए मिलती है। गालिब के बारे में बात की है, जो बहादुर शाह जफर द्वितीय के समय दोस्तों क्या थे, कवि थे, याद रखिएगा। तो मिर्जा गालिब जो उर्दू फारसी के बेहतरीन शायर थे दोस्तों। इनका जन्म 1557 में आगरा में हुआ था। इनका मूल नाम दोस्तों जो मिर्जा असद उल्ला बेगम खां था। 15 जनवरी 1869 को दोस्तों क्या होता है, इनकी मृत्यु हुई थी, जब गांधी जी का दोस्तों जन्म हुआ था। जिस साल गांधी जी का जन्म हुआ था उसी साल क्या था, इनकी मृत्यु दोस्तों हो गई थी। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। पूछता नहीं है इनकी मृत्यु, बस यही पूछता है कि मिर्जा गालिब क्या है, मिर्जा गालिब का संबंध किस शासक से था। ये चौसा की लड़ाई शेर शाह ने किसको हराया था, तो शेर शाह ने दोस्तों हुमायूं को हराया था। दो लड़ाई फेमस है किनके बीच में, शेर शाह और जहांगीर के बीच में। 1539 में आपका चौसा का युद्ध और 1540 में दोस्तों कन्नौज का युद्ध। ये युद्ध हराने के बाद दोस्तों क्या होता है, उनको भारत छोड़ देना पड़ता है दोस्तों। किनको, तो हुमायूं को दोस्तों। और 15 साल तक दोस्तों भारत पर, दिल्ली पर दोस्तों सूर्यवंश का शासन रहता है, वो हम बता चुके हैं आपको। अब आते हैं सिख धर्म के बारे में। किसमें आते हैं दोस्तों, सिख धर्म के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो गुरु नानक देव का जन्म किस सन में हुआ था, तो ये आपका 1469 में। गांधी जी के जन्म के 400 साल पहले दोस्तों गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। ये सिख धर्म के दोस्तों संस्थापक थे, याद रखना है। तो गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को अविभाजित पंजाब रावी नदी के तट पर दोस्तों तालवंडी नामक स्थान पर हुआ था। अब वो जिसको हम लोग अभी क्या कहते हैं, अभी जो अभी पाकिस्तान में है, और उसका नाम है दोस्तों नानकाना साहिब। इनके माता पिता का नाम तृप्ता देवी और कालू राम था दोस्तों। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी, जैसा कि बताया आपको। और 1539 में दोस्तों जिस समय चौसा का युद्ध हुआ था, उसी समय इनकी मृत्यु दोस्तों हो गई थी, ये भी ध्यान दीजिएगा। आगे बात करते हैं हम लोग, खालसा की स्थापना किसने की थी। खालसा की स्थापना दोस्तों ये गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गुरु गोविंद सिंह के पिता का नाम था तो तेग बहादुर। तेग बहादुर के दोस्तों क्या करते हैं, हत्या कर देते हैं कौन, औरंगजेब। जिससे नाखुश होकर के क्या करते हैं, एक सेना तैयार करते हैं कौन, अपना एक गुरु गोविंद सिंह दोस्तों। और औरंगजेब से बदला लेने की दोस्तों सोच रखते हैं कौन, गुरु गोविंद सिंह। उसी समय दोस्तों खालसा की स्थापना करते हैं 1699 में। कब, 1699 में। ये भी याद रखिएगा, आपके लिए जरूरी है दोस्तों। तेग बहादुर जो 9वें गुरु थे, प्रथम गुरु ये हो गए दोस्तों। ये 6ठे गुरु हैं आपका हरिकिशन। तेग बहादुर जो पिता थे किनके, ये। तो मुगल शासक, ऐसे दो मुगल शासक हैं दोस्तों जिन्होंने क्या किया है, तो सिख गुरु को दोस्तों हत्या की है। एक आग हो गए आपके जहांगीर, जो गुरु अर्जुन देव की दोस्तों हत्या किए थे। और एक हो गए आपके औरंगजेब, जो तेग बहादुर की दोस्तों हत्या करवा दिए थे। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में सिखों के 10वें और अंतिम गुरु ने, गुरु गोविंद सिंह ने की थी। पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने की थी। इन्होंने सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सी जोड़ने का, और महिलाओं के देखते होंगे पीछे कौड़ जोड़ती हैं, तो सच्चा पादशाह, इन्होंने अपने आप को सच्चा पादशाह दोस्तों क्या किया था, कहा था। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था दोस्तों, तो गुरु गोविंद सिंह के पिता का नाम तेग बहादुर था, और माता का नाम दोस्तों गुजरी देवी था। क्या था, गुजरी देवी। गुजरी देवी ऑप्शन में दिया नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, ये अंतिम गुरु थे दोस्तों। इसके बाद कोई गुरु नहीं बनता है सिख धर्म का, याद रखिएगा। उसके बाद जो गुरु ग्रंथ साहिब है दोस्तों, उसी को गुरु मानकर दोस्तों उसकी पूजा की जाती है दोस्तों। अंतिम गुरु बोलेगा तो यही 10वें गुरु थे। इनके जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना में हुआ था, याद रखिएगा, बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम तेग बहादुर हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसकी हत्या करवाते हैं औरंगजेब। और माता का नाम दोस्तों गुजरी था। इन्होंने 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी, मतलब अपनी सेना तैयार करने के लिए, किससे, औरंगजेब से बदला लेने के लिए दोस्तों, जो सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों दिन माना जाता है। आगे हम लोग आते हैं सिखों के गुरुओं के में। गुरु गोविंद सिंह थे कौन से नंबर के थे दोस्तों, 10वें नंबर के थे। सारे तथ्यों को दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं। 5वें नंबर के गुरु के बारे में बोलेगा तो गुरु अर्जुन देव दोस्तों, इसके ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग आ जाते हैं, निम्नलिखित में किस सिख गुरु के गुरु लिपि की शुरुआत की थी। तो गुरु लिपि की शुरुआत दोस्तों किसने की थी, तो ये आपके गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव कौन थे, तो दूसरे गुरु थे सिखों के दूसरे गुरु। प्रथम गुरु आपके कौन है, गुरु नानक। दूसरे गुरु हो गए आपके गुरु अंगद। उसके बाद हो गए रामदास, फिर अर्जुन हो गए आपके 5वें गुरु। इस तरह से आप याद रखिएगा। जब आपको हम क्यूक रिवीजन सीरीज कराएंगे दोस्तों, वहाँ पर जब सिख धर्म पर आएंगे तो वहाँ पर 10 गुरुओं का नाम दोस्तों हम आपको जो संबंधित क्या तथ्य उससे वो बता देंगे। अभी टाइम दोस्तों ज़्यादा जा रहा है, तो आप लोग फिर लंबा वीडियो हो जाने के बाद आप लोग को देखना ही पसंद नहीं करते हैं। वीडियो दोस्तों जब लंबा हो जाए तो याद रखिएगा, उसको स्पीड को आप बढ़ा लीजिएगा, बढ़ा कर ही देखिए, लेकिन देखिएगा जरूर, क्योंकि आपके लिए दोस्तों 1 महीना का टाइम है। 1 महीना में आप जितना दोस्तों अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, जहाँ जितना भी कंटेंट मिले उसको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, आपके लिए वही दोस्तों लाभदायक होगा। तो यहाँ पर गुरु अंगद हो जाए गुरु लिपि की शुरुआत करने वाले दोस्तों। तो सिखों की जो लिपि है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुमुखी लिपि बोलते हैं। वहीं बोलेगा कि गुरु ग्रंथ साहिबा किसने दोस्तों लिखा है,
जो सिखों का धार्मिक ग्रंथ दोस्तों वो किसने लिखा? गुरु अर्जुन देव दोस्तों, जो 5वें गुरु थे। एक पहले गुरु थे जिसने सिख धर्म की स्थापना की थी। आइए 10वें गुरु हैं दोस्तों। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। उनके बाद गुरु अंगद उत्तराधिकारी बनते हैं। गुरु अंगद का नाम लाना है मुख्य, जो मूल नाम इनका है। अंगद शब्द का तात्पर्य गुरु के शरीर का एक अंग होता है। गुरु अंगद गुरु नानक के पद चिन्हों पर चलते हैं। गुरु मुखी लिपि की शुरुआत करते हैं। गुरु अंगद हुमायूं और शेरशाह के सूर्य के दोस्तों क्या थे? समकालीन थे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, अंग्रेजों के साथ दोस्तों क्या सिखों का दोस्तों मुगलों के साथ संघर्ष तो होता ही होता है, लेकिन अंग्रेजों के साथ दोस्तों क्या होता है? इनका सिख युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध, जिसमें दो होते फेमस है दोस्तों। आपका एक 1845-46 में दोस्तों होता है, और एक आपका 1849 में होता है दोस्तों। 49 में क्या करता है? और ये जो डलहौजी है दोस्तों वो सिख साम्राज्य को दोस्तों अंग्रेजी शासन में उससे मिला लेता है। तो पहला पूछा है तो 45-46 दोस्तों हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। उस समय दिलीप सिंह करते हैं आपके सिखों के मतलब कि शासक रहते हैं दोस्तों। वही बात बताया है आपको। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में होता है। इस युद्ध का नेतृत्व लॉर्ड ह्यूगॉफ किया था, मतलब अंग्रेजों की तरफ से। और उस समय जो वायसराय थे दोस्तों, गवर्नर बोलिए, लॉर्ड हार्डिंग थे। 13 दिसंबर 1855 को लॉर्ड हार्डिंग के युद्ध की घोषणा की, और 10 फरवरी 1846 को सबराव के निर्णायक लड़ाई में लाल सिंह और तेज सिंह जो क्या थे सिखों के सेनापति थे, उनको विश्वासघात के कारण सिखों की पराजय हुई। मतलब यही क्या किए थे दोस्तों, ये सेनापति तो से सिखों के, लेकिन यहाँ क्या करे थे? धोखा दे दिए दोस्तों। 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि होती है दोस्तों, करना पड़ता है, और प्रथम सिख युद्ध क्या था? समाप्त होता है। इसी के पश्चात हेनरी लॉरेंस ने सिख राज्य में ब्रिटिश रेजिडेंट दोस्तों अपना एक मतलब ब्रिटिश अधिकारी रखना शुरू कर दिया दोस्तों। गुरु गोविंद सिंह की रचना का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? तो ये दोस्तों क्या पुस्तक में किया गया है? तो दसम ग्रंथ में किया गया है। जो इनकी रचना है दोस्तों गुरु गोविंद सिंह की, जो गुरु ग्रंथ साहिबा है दोस्तों, क्या है ये? तो ये सिखों का एक पवित्र ग्रंथ है दोस्तों, जो गुरु गोविंद सिंह के बाद जो जिसको गुरु मान के पूजा की जाती है दोस्तों, ये गुरु ग्रंथ साहिबा को की जाती है। जिसके लेखक कौन है? गुरु अर्जुन देव, जो 5वें क्या थे दोस्तों? सिखों के गुरु थे। तो यहाँ यही बात है कि गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन दसम ग्रंथ पुस्तक में किया गया है। दसम ग्रंथ सिख धर्म के अनुयायियों का धार्मिक ग्रंथ है, जो पूर्ण रूप से 10वें पातशाह का ग्रंथ है। इस ग्रंथ के 10वें बादशाह ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रंथ से गुरु गोविंद सिंह ने गुरु वचनों का संकलित किया है। अब थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं, थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन और उसको भी देख लेते हैं। कश्मीर का अकबर दोस्तों किसे कहा जाता है? कश्मीर का दोस्तों अकबर हम लोग सुल्तान जैनुलाब्दीन इसका नाम है, इनको कहते हैं दोस्तों, क्योंकि ये अकबर की तरह जो धार्मिक सहिष्णुता होता है ये सब नीति दोस्तों अपनाया था। किसी भी शासक की तुलना हम दोस्तों तभी करते हैं जब उसमें उसका थोड़ा बहुत गुण पाया जाता है। तो सुल्तान कश्मीर का अकबर बोलेगा तो जैनुलाब्दीन दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं। तो कश्मीर का शासक सुल्तान जैनुलाब्दीन को दोस्तों कश्मीर का अकबर कहता है, क्योंकि वो अकबर के समान धार्मिक जो धर्म सहिष्णु था दोस्तों, सामाजिक कार्यों की रुचि लेता था। वही बात करते हैं चार मीनार कहाँ है दोस्तों? चार मीनार आपका हैदराबाद में। कहाँ पर दोस्तों? ये आपका हैदराबाद में है, याद रखिएगा, बोलिएगा। ये आपका स्थापत्य कला है, फेमस बहुत है दोस्तों हैदराबाद के लिए। हैदराबाद चार मीनार हैदराबाद स्थित है। इसका निर्माण 1551 में कुतुब शाही वंश के शासक जो कुली कुतुब शाह थे उसने करवाया था। यह मूसी नदी के तट पर दोस्तों है आपका। इसका वास्तुकला का कारण इसे पूर्व का आर्क डी ट्रायफ दोस्तों कहा जाता है। इस तरह से हमारा जो मॉडर्न आपका मेडिएवल हिस्ट्री दोस्तों समाप्त होता है, जो PYQ है। इसके बाद हम लोग मॉडर्न शुरू करेंगे। भले ही दोस्तों वीडियो लंबा हो गया होगा, लेकिन सभी तथ्यों को बताने में उससे लंबा हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा समय कम चाहिए दोस्तों उसको स्पीड बढ़ा लीजिएगा, 1.2 1.25 1.5 करके देख लीजिएगा दोस्तों। आसानी से सभी तथ्यों को तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपके लिए दोस्तों 1 महीना बचा हुआ है दोस्तों। 1 महीना हिम्मत पूरा मत हारिएगा, आप पूरा दम लगाकर दोस्तों जोड़ लगाकर तैयारी कीजिए, ताकि दोस्तों आपका रिजल्ट आ जाए। रिटर्न पास करना दोस्तों तभी ज़रूरी है, ताकि अपने अगले पड़ाव में दोस्तों जा सके। बाकी अच्छे से तैयारी कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।